हर साल सर 12 लाख के आसपास लोग सुसाइड करते हैं। चाहूँ तो 2-4 करोड़ रुपए तो मैं एक महीने के अंदर कमा सकता हूँ। कि एक बच्चा अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाह रहा था, इन्होंने ख़त्म कर दिया। स्टोरी डालते हैं या कोई पोस्ट डालते हैं, उसके 5 करोड़ से 7 करोड़ या 10 करोड़ लेते हैं। वो सिर्फ ये सोचता है खाली मैं अपने वो पैसे रिकवर कर लूँ। और बहुत सारे स्टूडेंट्स की तकलीफ़ें देखी है, उनके पेरेंट्स से मेरी बात हुई है, बच्चों से, लेकिन उन्हें कोई प्लेसमेंट नहीं देते, 100% प्लेसमेंट की गारंटी देते हैं। कोई कंपनी अच्छा काम करके अपने प्रोडक्ट को बेच रही है तो वो गलत तरीके से पैसा नहीं आ रहा है। सो हाय गाइस, यस दिस साइड। सो आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ द फाउंडर ऑफ कोडिंग सीखो, मिस्टर विकास सर। बहुत बहुत धन्यवाद यश, मैं आज आया और दिल्ली में हूँ और आप लोगों के साथ पॉडकास्ट कर पा रहा हूँ, तो ये मुझे अच्छा लगा बहुत। और आप लोगों से मिला उसके लिए भी बहुत खुश हूँ उस चीज़ से। तो ऑलराइट सर, कैसा चल रहा है आपको आज का मतलब कोडिंग सीखो वगैरह, कैसा रिस्पॉन्स है, क्या है? कोडिंग सीखो तो बहुत अच्छे से चल रहा है। हमारे स्टूडेंट्स हैं जो सीख रहे हैं काफ़ी अच्छे से, बहुत तेज़ी से सर्कुलेट कर रहे हैं हमारे वीडियोस को इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। मेरे 18-18 घंटे के वीडियोस हैं जो काफ़ी लॉन्ग हैं, फिर भी उन्हें बहुत लाखों में व्यूज़ आ रहे हैं और उन वीडियोस को बहुत शेयर किया जा रहा है। इंडिया की तो बात छोड़ दो, दूसरे कंट्रीज़ की अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान है, नेपाल है, उसके बाद बांग्लादेश है। यहाँ से सबसे ज़्यादा क्राउड है जो हमें पसंद कर रहा है और देख रहा है। उन्हें हमारी हिंदी बड़ी अच्छी लग रही है, तो ये चीज़ से भी मुझे बहुत खुशी है। तो सर आपका मतलब क्या मोटिवेशन था जो आपने कोडिंग सीखो को स्टार्ट? मैं खुद चाहता था कि मैं टीचिंग करूं और मुझे टीचिंग करना बड़ा पसंद था पहले से। और मैं जब कॉलेज में था तो भी मैं अपने दोस्तों को पढ़ाया करता था। बाद में मैं ये सोच रहा था कि मुझे जॉब तो नहीं करनी, टीचिंग करनी है, और टीचिंग में मैं आ पाया। जब मैं आया कॉलेज में पढ़ाने का मौका मिला, मैंने कॉलेज में पढ़ाया। फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ बच्चों को, और बच्चों को जो टाइम देना चाहिए वो मैं खुद जब पढ़ा पाऊँगा क्लासेस वगैरह में तो ही दे पाऊँगा, ये चीज़ मुझे लगी। तो फिर मैंने अपना खुद का इंस्टीट्यूट शुरू किया जिसका नाम मैंने पहले वीएस प्रोग्रामिंग इंस्टीट्यूट रखा था। वीएस मतलब विकास सिंह मेरे नाम से रखा था। बाद में मुझे लगा कि काफ़ी बड़ा नाम है, इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, बच्चों को बताने में भी बड़ा टाइम लगता है कि मैं वीएस प्रोग्रामिंग इंस्टीट्यूट में जाता हूँ। तो मैंने सोचा कुछ नया नाम ढूंढा जाए और फिर मैंने कोडिंग सीखो कर दिया। पहले कोडिंग मिलेगा किया था, लेकिन वो मुझे इतना जमा नहीं। कोडिंग मिलेगा थोड़ा सा अलग लग रहा था, कोडिंग सीखो बड़ा आसान लगा ये शब्द भी। और फिर मैंने इसको रखा, फिर इसका ट्रेडमार्क लिया, फिर मैंने इंस्टाग्राम पे अकाउंट खोला और उस पर वीडियोस बनाए और वो धीरे धीरे बहुत चल गए। बच्चों को बहुत पसंद आया जिस तरीके से मैं काम कर रहा था। सर कितने साल हो गए कोडिंग सीखो को? कोडिंग सीखो को तो 6 साल हो गए हैं, लेकिन इंस्टाग्राम के अकाउंट को लगभग 1 साल हुए हैं। ठीक है सर, तो इस जर्नी में आपने क्या क्या इशू फेस किए हैं, क्या क्या फेलियर्स आपके साथ हुए, क्या क्या आपको इशू फेस करने को मिले? फेलियर्स तो बहुत सारे आते हैं कि जब मैं कॉलेज छोड़ के जब मैं क्लासेस शुरू किया मैंने, तो उस समय एक भी बच्चा नहीं था मेरे क्लास में, और घर वाले बोल रहे थे कि बहुत गलत डिसीजन लिया जो जॉब छोड़ा, अभी क्लासेस में कोई आएगा नहीं तो क्या होगा। लेकिन मुझे विश्वास था आएंगे आज नहीं तो कल, मैं करूँगा। तो मुझे याद है वो टाइम भी कि मैं टिफ़िन लेके आता था अपने क्लास में, लाइट चालू करता था, कोई नहीं रहता था, दोपहर को टिफ़िन खाता था, मोबाइल चलाता था, शाम को घर चला जाता था। ऐसे लगभग मैंने 1 महीना बिताया हुआ है कि कोई नहीं, सिर्फ मैं अकेला रहता था, कोई आता ही नहीं था क्लास में। बाद में जब कॉलेज की छुट्टियां ख़त्म हुई तो वो बच्चे, मैंने छुट्टियों के बाद मतलब जब कॉलेज का ख़त्म हो गया मेरा पढ़ा के 1 साल पूरा हुआ, तो मैंने ना अप्रैल मई के महीने में क्लास शुरू किया। तब उस समय बिल्कुल छुट्टियां लगी थी तो कोई आया नहीं। लेकिन जैसे ही रिज़ल्ट आए बच्चों के तो सारे बच्चे आने लग गए कि आपने कॉलेज में बहुत अच्छा पढ़ाया था, क्यों छोड़ा सर कॉलेज, आपने कॉलेज में रहना चाहिए था। तो मैंने बोला छोड़ दिया। तो उन्होंने क्लासेस लगवाए मेरे पास, वहाँ से शुरुआत हुई। फिर दिक्कत मुझे आई कब, कोविड के समय पर। मैं ऑफलाइन बहुत अच्छा पढ़ाता था और मुझे ऑनलाइन के बारे में तभी समझ भी नहीं थी, पता भी नहीं था। तो मैंने कभी कोशिश भी नहीं की ऑनलाइन पढ़ाने की कि मैं अच्छा नहीं पढ़ा पाऊंगा ऑनलाइन, मैं ऑफलाइन ही अच्छा पढ़ा सकता हूँ। तो मैं सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं कर रहा था, फील मुझे नहीं आ रहा था उस समय ऑनलाइन में, तो मैंने बंद कर दिया पढ़ाना। बाद में जाके बहुत समय के बाद, 8-9 महीने के बाद फिर मुझे लगा ट्राई करते हैं, बच्चे भी बोल रहे हैं, तो ट्राई किया। धीरे धीरे मैं कंफर्ट हो गया और अच्छा पढ़ाने लग गया तो चल गया। तो तकलीफ़ तो होती है, बीच बीच में हुई, और फिर बाद में ठीक हो गया सब। ठीक है, तो सर आपकी फर्स्ट सैलरी कितनी थी? स्टार्टिंग में तो मुझे 10,000 मिलते थे कॉलेज से, 7 से 10,000 के बीच में थे। पेपर वगैरह चेक कर लेता था तो बढ़ जाता था। फिर एग्ज़ाम के समय में सुपरविज़न करना पड़ता है कि आप एग्ज़ाम में जाते हो, 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है तो खड़े रहना पड़ता है, बच्चे पेपर देते हैं। तो उस समय भी मिलते थे 600 रुपये। तो 3-3 घंटे 2 बार होता था मेरा, एक सुबह और एक शाम को।
तो टोटल 1200 रुपये वहाँ से मिल जाते थे। अगर 10 पेपर में मैं जा रहा हूँ तो 12,000 वो हो गए। ऐसे करके अगर मैं बोलूँ, मतलब बहुत स्ट्रगलिंग फेज था वो वाला। हाँ उस समय तो तकलीफ थी बहुत। तो सर एक क्वेश्चन है जो मे भी हर कोई पूछना चाहता है, अब इस टाइम पे आपकी ऑन एन एवरेज इनकम कितनी है? अभी तो थोड़ी बढ़ चुकी है, अभी मैं आंकड़ा सिर्फ थोड़ी? बताना नहीं चाहता, क्योंकि तो मुझे उस चीज़ का भी टेंशन है कि अगर मैं कोई अमाउंट बता दूं। क्योंकि क्या होता है कि अगर आपकी कमाई जो भी होगी 1 करोड़ है तो उस पर 30 लाख रुपए इनकम टैक्स देना पड़ता है, मतलब जीएसटी वाला पार्ट, मतलब 30% टैक्स होता है। जीएसटी तो अलग है, जीएसटी फिर 18% वो बढ़ गई तो 50% तो मतलब आधा चला जाता है। और सर ऐसा कोई मैसेज जो आप सबको देना चाहते हो आज इस पॉडकास्ट में? मैसेज यही, जैसे जो स्टूडेंट्स हैं मेहनत करें, आगे बढ़ें, समय लगेगा। हो सकता है कि आपको ऐसा भी लगे कि मैंने ज़िंदगी में ये डिसीजन ले लिया, गलत लिया, अगर वो वाला लेता तो सही होता। जैसे एक्स और वाई है कि एक्स लूँ या वाई लूँ। यदि आप एक्स लेते हो तो आपको लगता है कि नहीं यार वाई लेना चाहिए था, लेकिन यदि आपने वाई लिया होता तो लगता है एक्स लेना चाहिए था। इसलिए वो चीज़ें ऐसी होती है ज़िंदगी में। तो आप कोई भी डिसीजन लोगे तो रिग्रेट भी होता है, ठीक है, और अच्छा भी लगता है। हम देखते हैं दूसरे को, यार इसकी लाइफ अच्छी, इसका ऐसा है, लेकिन उसके पीछे भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर हम उस लाइफ में आए तो हमें भी लगेगा कि नहीं मेरी पहले वाली लाइफ ही सही थी। तो चुनने के ऊपर है, तो कुछ भी रहे सब ठीक है, बस मेहनत ज़रूरी है। आप कोई भी काम करो, मेहनत इज मैंडेटरी। हाँ सर आप अराउंड 6 से 7 साल से, मतलब ज़्यादा सही, एजुकेशन सेक्टर में हो। तो सर आजकल देखा होगा आपने मार्केट में बहुत सारे स्कैम्स बढ़ रहे हैं एक एजुकेशन के नाम पे। तो सर उसके बारे में आप क्या सोचते हो? बिकॉज ये स्कैम्स है ना ऐसा कि मतलब बच्चों के मतलब बहुत पैसे जोड़ जोड़ के उनके घर वाले अपनी पूरी मेहनत की कमाई 1-2 लाख रुपए कोर्सेज में दे देते हैं, और वहाँ से भी उनको वो आउटपुट ना मिले तो फिर वो एक स्कैम है ना, वो बच्चे को मतलब डिमोटिवेट कर देता है कुछ करने से ले। सही बात तो है। उसके ऊपर आपके क्या थॉट्स? देखो मैं बच्चों को यही कहूँगा, पहली बात तो कि आप कहीं भी एडमिशन लेते हो तो आप डायरेक्टली उनके बोलने पे एडमिशन मत लो। जैसे वो लोग कॉल करते हैं, उनके पास ना बहुत बड़ी टीम होती है जो क्लासेस वाले होते हैं, वो फ़ोन करा के ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं कि आप एडमिशन ले लेते हो, 2 लाख क्या 3 लाख भर देते हो, क्योंकि वो स्किल होती है उनकी। मतलब मैं आपको एक बात बताऊं कि मार्केटिंग और जो फ़ोन पे बात करता है ना टेली कॉलर, टीचर से ज़्यादा सैलरी तो आज उसकी है, क्योंकि वो लीड्स लाता है, कन्वर्जन कराता है। अगर किसी एक बच्चे को कन्वर्ट कराता है 2 लाख रुपए मिलते हैं तो वो 20,000, 30,000 या 50,000 लेता है। तो देखा जाए अगर वो 100 बच्चे करा देगा तो उसका तो करोड़ों में भी हो जाता है। मतलब इस तरीके का ये होता है। इस वजह से आप कभी भी एडमिशन लेते हो किसी भी क्लास में तो रिव्यूज़ होने चाहिए वहाँ पे जो पढ़ रहा था उसका। फिर आप वो पता करो कौन पढ़ रहा था, किसने पढ़ाई की है। कभी भी किसी भी क्लास में अगर एडमिशन लेना है तो रिव्यूज़ से जाओ, ना कि गूगल से, इंस्टाग्राम से या किसी ऐड से जाओ। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि रिव्यूज़ से जाओ कि किसी ने बताया हाँ बहुत अच्छा है, मैंने वहीं पे सीखा है, आपके पहचान का है, तब जाओ। क्योंकि उनके पास ऐसे भी लोग होते हैं। अभी आजकल गूगल पे ना फेक रिव्यूज़ भी होते हैं। फेक रिव्यूज़। मुझे कॉल आते हैं कि सर आपको रिव्यूज़ बढ़ाने हैं क्या, 5 स्टार देंगे आपको 1000 रिव्यूज़ मिलेंगे, 10,000 रुपये लगेंगे, और उस पर मैसेज लिखा होगा कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये सब हम करवा देंगे। मैं नहीं करता वो चीज़, लेकिन ऐसा भी होता है। तो इस वजह से आप रिव्यूज़ अगर पढ़ रहे हो तो वो भी फेक है। अगर आप किसी के फ़ोन पे किसी की बातों में आ जा रहे हो, वो बात ऐसा करेंगे कि आप 100% हाँ ही बोलोगे। एक बार कॉल करेंगे ठीक है, दूसरी बार करेंगे, तीसरी बार आदमी थक के एडमिशन ले ही लेता है। तो इस चीज़ से बचो, बहुत ज़्यादा स्कैम है। तुम सही बोल रहे हो कि मैंने भी देखा है। दिल्ली में भी, अभी यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहा है। पुणे में मैं जहाँ हूँ, नासिक में, पुणे में, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा स्कैम्स है। 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख लेते हैं बच्चों से, लेकिन उन्हें कोई प्लेसमेंट नहीं देते। 100% प्लेसमेंट की गारंटी देते हैं, बाद में उनकी पैसे भी डूब जाते हैं और वो भी परेशान हो जाते हैं और उनकी लाइफ ख़राब हो जाती है। तो मुझे तकलीफ़ किसी के ज़्यादा पैसा लेने से नहीं है, बच्चे की लाइफ ख़राब होने से मुझे तकलीफ़ है। तो मुझे तकलीफ़ इसी चीज़ से है। तो मैं यही कहूँगा बच्चों को कि आप किसी पे विश्वास मत करो डायरेक्टली, जब तक आप रिव्यू नहीं लेते कहीं मत जाना। सर आजकल मैं देख रहा हूँ कि ना हर जगह बैटिंग साइट्स का प्रमोशन हो रहा है। हाँ। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स बैटिंग साइट्स को प्रमोट करते हैं, उन पे हाँ। बहुत सारी उन्हें फंडिंग्स मिलती है उनको प्रमोट करने की। हाँ। तो सर आपके पास कुछ ऐसे बैटिंग साइट्स के कुछ मैसेजेस आए हैं कि आप हमें प्रमोट करो, तो आपका उनके मतलब क्या रिएक्शन था, आपने उनको क्या कहा? देखो बहुत सारे ऐसे, अभी मैं इंस्टाग्राम पे जब स्क्रॉल करता हूँ, मैं भी वीडियोस देखता हूँ, बनाता हूँ, तो देखता भी हूँ। तो जब देखता हूँ तो मुझे ना बहुत सारे
ऐसे एप्लीकेशंस हैं जैसे क्रिकेट के ऊपर बेट करना या और किसी चीज़ पे, ऐसे बहुत ज़्यादा चलता है। और मैं देखता हूँ कि वहाँ पे ऐड चलती है, कोई पैसे ले लेता है और फिर वो उनका एक छोटा सा लोगो लगा देता है। लोगो वाला तो बहुत चलता है, फिर कोई रमी वाला और बहुत सारे हैं, मैं तो देखते रहता हूँ। तो बहुत ज़्यादा ही है और मुझे भी आता है ये चीज़ के मैसेजेस कि आपके पास स्टूडेंट का क्राउड बहुत ज़्यादा है, तो यदि आप हमारे इस ऐप को प्रमोट करते हो तो हम आपको बदले में 5 लाख 10 लाख रुपए देंगे। 5 लाख एक रील का? एक रील का और एक स्टोरी का मिला के 5 से 10 लाख रुपए देने को रेडी होते हैं वो, कि आप ये कर दो हम आपको इतना दे देंगे। 5 लाख तो मिनिमम देंगे ही, मिनिमम टू मिनिमम। और उन्हें पता है कि अगर 100 बच्चे भी आ गए तो हम उनसे 20-30 लाख रुपए कमा लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि एक बच्चा लॉस करता है 50,000 1 लाख रुपए कर ही लेता है इधर उधर से कर्जा लेके। अगर 1 लाख एक बच्चा कर रहा है तो 100 बच्चे अगर हैं तो 1 करोड़ कर लेंगे, तो सारा प्रॉफिट तो उनका ही है, तो उन्हें 4-5 लाख देने में क्या दिक्कत है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं अपने ज़िंदगी में कभी ये चीज़ मैं कभी प्रमोट कर पाऊँगा, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी मैंने देखे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स की तकलीफ़ें देखी हैं, उनके पेरेंट्स से मेरी बात हुई है, बहुत कुछ देखा है मैंने। तो मैं कभी ये चीज़ प्रमोट नहीं करूँगा। भले मुझे बहुत सारे आते हैं, मैं चाहूँ तो 2-4 करोड़ रुपए तो मैं 1 महीने के अंदर कमा सकता हूँ। जब IPL का समय आता है उस समय मुझे बहुत आते हैं। IPL से पहले इंस्टाग्राम पे अभी भी आ रहे थे। मैं नाम नहीं लूँगा किसी भी कंपनी का, बहुत सारी कंपनीज़ हैं, क्योंकि वो मुझे नहीं सही लगता कि इस कंपनी ने बोला उस कंपनी ने बोला। बस मैं यही कहूँगा कि मैं ये नहीं करूँगा, और मैं क्रिएटर से भी ये कहूँगा कि आप गलत चीज़ें प्रमोट मत करो खुद के फ़ायदे के लिए। जो चीज़ गलत है वो गलत है, आप अपने फ़ायदे के लिए दूसरों की ज़िंदगी ख़त्म कर रहे हो। तो मैं बिल्कुल भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, मैं जानता भी हूँ बहुत सारे लोगों को, कि आप लोग कभी की इस तरीके के बेटिंग ऐप्स को प्रमोट ना करो, अच्छी चीज़ें करो। मुझे और भी प्रमोशन आते हैं, मैं वो भी नहीं करता। ऐसा नहीं कि मैं बेटिंग और भी नहीं करता। जैसे कोई लैपटॉप की कंपनी है वो भी मुझे करती है। जैसे मैं जिस कंपनी का लैपटॉप यूज़ करता हूँ, तो जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो लैपटॉप भी दिखाई देता है, तो कंपनी कॉल करती है, हम आपको एक लैपटॉप देंगे, हमारा सबसे प्रीमियम वाला, बस आप हमारे लैपटॉप को प्रमोट करो। अच्छा, बताना है कि ये लैपटॉप अच्छा है। हाँ, तो ये चीज़ कराते हैं। उसके साथ साथ लैपटॉप के अलावा क्लासेस वालों के भी आते हैं, बड़े बड़े जो बहुत फेमस हैं और जो बहुत सालों से हैं। मैं तो नया हूँ लेकिन बहुत सालों से वो भी आते हैं कि आपके पास सारा नया क्राउड है, नए इंस्टाग्राम पे जितने भी हैं स्टूडेंट सारे नए हैं। कुछ बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जो 12th और 11th को पढ़ाते हैं, उनके भी आते हैं। अभी उन्होंने ऐसे भी हैं बड़े बड़े जो अभी मुझे जल्दी में आए थे, कि ठीक है, उनसे मुझे कोई दिक्कत नहीं। प्रमोशन करना कोई गलत चीज़ नहीं, वो कर रहे हैं, वो उनकी जगह पे अच्छी चीज़ के लिए कर रहे हैं, तो उसमें कोई गलत बात नहीं। वो मेरा प्रॉब्लम है, मैं करता हूँ नहीं करता हूँ, वो मैं अपने हिसाब से सोचता हूँ। मुझे नहीं सही लगता, मैं नहीं करता। तो अगर कभी फ्यूचर में लगा तो करूँगा, तो किसी अच्छे के लिए करूँगा, नहीं तो मैं बिल्कुल कभी किसी को प्रमोट नहीं करूँगा। इतने दिन से तो नहीं किया। अगर मैं चाहता हर महीने 15 से 20 लाख रुपए मैं प्रमोशन करके कमा सकता था, और साल के 1-1.5 करोड़ रुपए, तो इस वजह से मैं उतना कमा सकता था। लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं, अभी मेरा जिस तरीके से चल रहा है मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, और ना ही मैं चाहता हूँ कि मैं अभी ये सब करूँ। सर, एक क्वेश्चन है मेरा, जैसे आप क्रिएटर्स हो, ठीक है, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिनको 15-15 मिलियन 20-20 मिलियन फॉलोअर्स है, ठीक है, तो वो लोग मैंने देखा है वो मतलब इतना प्रमोशन करते हैं बैटिंग साइट्स का। तो आपके हिसाब से उन्हें एक प्रमोशन का बैटिंग साइट्स का कितने रुपए मिलते होंगे? मेरे हिसाब से मिलते होंगे 50 लाख। 50 लाख? हाँ, 50 लाख मिलते होंगे। किसी को 30 लाख, किसी को 70 लाख तक भी जाता होगा, 1 करोड़ भी जाता होगा। 1 करोड़ एक प्रमोशन? लेकिन मुझे कम उम्मीद है कि 1 करोड़ में कोई मतलब ऐसा कोई बहुत बड़ा क्रिएटर करे, जैसे जो बहुत फेमस है और बहुत अच्छा कंटेंट डालते हैं, तो मुझे नहीं लगता वो करेंगे ऐसा प्रमोशन। लेकिन फिर भी 50 लाख 1 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बेटिंग साइट्स वालों को प्रॉफिट भी उतना है। और जैसे कि विराट कोहली जब कोई स्टोरी डालते हैं या कोई पोस्ट डालते हैं, उसके 5 करोड़ से 7 करोड़ या 10 करोड़ लेते हैं, लेकिन उनका बेटिंग वाला नहीं होता। उनकी कोई अच्छी चीज़ है, तो जो अच्छी चीज़ है, जो मेहनत से कमाया जाता है, कोई कंपनी अच्छा काम करके अपने प्रोडक्ट को बेच रही है, तो वो गलत तरीके से पैसा नहीं आ रहा है, तो वो उसकी एक लिमिट है 5 से 10 करोड़, तो वो उतना देती है। लेकिन बेटिंग साइट 10 करोड़ भी दे सकती है, 20 करोड़ भी दे सकती है, अगर कोहली ऐड कर दे तो। अगर कोहली एक पोस्ट डाल दे किसी बेटिंग साइट का, तो मुझे लगता है कोई कंपनी जो है वो कंपनी उसे 20 से 30 करोड़ भी दे सकती है।
क्योंकि वो इतना उससे ज़्यादा मुझे तो कमाई लेगी। हाँ, तो उससे ज़्यादा वो कमाने ही वाली, क्योंकि ट्रस्ट है लोगों को, उनके आइडियल हैं, जैसे किसी का कोहली है, किसी के रोहित शर्मा है, कोई MS धोनी को मानता है, तो वो जो बोलेंगे वो सही है। अगर कोई बच्चा गलत काम करता है, जैसे कोई स्मोकिंग करता है, कोई ड्रिंक करता है, अपने लिए चलेगा, लेकिन वो जिसको दिल से मानता है वो करेगा तो उसे अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा। वो भले करे, लेकिन वो जिसको बहुत चाहता है, जिसको फॉलो करता है, जिसके जैसा बनना चाहता है, अगर वो ये करे तो उसे पसंद नहीं आएगा। बीच में जैसे MS धोनी का एक वीडियो आया था जिसमें हुक्का का कुछ तो सीन था, जिसमें वो थे और हुक्का टाइप का कुछ आया था, तो वो मैंने देखा था। मैं तो बहुत पसंद करता था, लेकिन मेरे मन में थोड़ा सा ऐसा लगा उस समय, लेकिन ठीक है, वो आ गया कहीं से, ठीक है, उनकी पर्सनल लाइफ है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने ट्रोल किया अच्छा, कि गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। भले वो करते थे, लोग तो करते ही, बच्चे भी करते हैं, लेकिन वो किसी को देखना नहीं चाहते उस नज़र से, क्योंकि उन्हें उनसे बहुत प्यार है। तो ये एक चीज़ होती है। सर 240 लाख करोड़ का रिवेन्यू है 2024 का गैम्बलिंग का, 240 लाख करोड़। तो सर आपके क्या थॉट्स हैं इस पर? तुम्हारा ये बोलना है कि 2024 चल रहा है अभी, और इस साल 240 लाख करोड़, मतलब ये बहुत बड़ा नंबर है। 4.5-5 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी अंबानी की है, 10 लाख 12 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी मैं बोलूँगा टेस्ला कंपनी के ओनर हैं और SpaceX वाले, उनकी है। उसके बाद बिल गेट्स हैं, उनकी भी 15-20 लाख करोड़, मतलब उसी रेंज में है सब लोग। मतलब जितने भी बड़े बड़े हैं, टॉप 100 लोग जो वर्ल्ड के हैं, अगर उनके सबको जोड़ दिया जाए, उतना रिवेन्यू इनका एक साल का है। मतलब इसमें तो बहुत सारे एप्लीकेशन अभी आधा साल हुआ है, अभी आधा तो साल बाकी है। सोचने वाली बात है, मतलब कितनी, मतलब ये सब पैसे इनके पास आए हैं गलत तरीकों से, और उतने घरों को इन्होंने ख़त्म कर दिया कि एक बच्चा अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाह रहा था, इन्होंने ख़त्म कर दिया। तो ये तो बहुत बड़ा रिवेन्यू है। मैं खुद शॉक हूँ इस चीज़ से कि इतना ज़्यादा पैसा कैसे लोग ट्रस्ट करके बच्चे खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और इतना रिवेन्यू हो रहा है। तो और मुझे एक चीज़ का नॉलेज है इस चीज़ में, वो नॉलेज ऐसा है कि ये जो पैसा है ना, इंडिया में नहीं रहता। मैंने इसके ऊपर पढ़ा भी है। सिस्टम है, पेमेंट लेने का सिस्टम, ये है यहाँ पे अफ्रीका में, ये है रशिया में, इनके जो सर्वर्स हैं बड़े बड़े, ये है यहाँ पे पोलैंड में, नीदरलैंड्स। मतलब इन्होंने, इंडिया में तो इलीगल है। इतना पैसा अगर आता है तो तुरंत जांच होती, कहाँ आया। जैसे बीच में एक एप्लीकेशन था MP का महादेव वाला कुछ तो था, उसका मैंने TV पे न्यूज़ पढ़ा था। तो ऐसे कितने सारे हैं। तो ये सब लोगों का सर्वर बाहर होता है, पैसे बाहर जाते हैं, इंडिया में कुछ रहता नहीं। तो इसके वजह से लोग बच जाते हैं। और इंडिया ने तो बैन करके रखा है। भारत सरकार चाहती है कि ऐसी चीज़ें ना हो, इन सब चीज़ों पे रोक लगे, तो कोशिश करती है। लेकिन फिर भी ये ब्राउज़र के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू करा ही लेते हैं, उस पर नहीं रोक लगाया जा सकता। कितना भी करे, अगर एक वेबसाइट बंद कर दी गई तो दूसरी ये लोग बना लेते हैं, तुरंत तीसरी बना लेते हैं। फिर ये लोगों की वेबसाइट दूसरे देश से ऑपरेट हो रही तो ये लोग बंद कैसे कराएं। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, तो गवर्नमेंट इसको हैंडल नहीं कर पाती ऐसी चीज़ें। सर जो बच्चे आपको फॉलो करते हैं, है ना, जो आपको इंस्पिरेशन मांगते हैं, तो अगर वो लोग इसके ट्रैप में फंस जाएं तो आप उनको कैसे ओवरकम कराओगे उससे, आपका क्या मैसेज है उनके लिए? मैं तो यही कहूँगा कि देखो, ओवरऑल ये सब चीज़ों में नुकसान ही है। हम लालच में आ जाते हैं। जैसे अभी मेरी बात हुई थी एक बच्चे से, उसके पेरेंट्स से, मैंने बहुत अच्छे से इस चीज़ों पे बात की उससे, और उनके पेरेंट्स से बात की, उस बच्चे से बात की। मैंने उससे पूरी कहानी पूछी, क्या हुआ था तुम्हारे साथ। उसने मुझे ये बताया कि पहले मैंने ना, मुझे एक ऐड दिखाई दी, मैंने उस पर 100 रुपये ऐड किए, और 100 रुपये का मुझे बोनस मिला। मतलब उसने जो मुझे बताया 200 रुपये में मुझे 500 का प्रॉफिट हुआ। मैंने सोचा बहुत प्रॉफिट हो गया, चलो अच्छा है, अब मैं पूरे 500 लगाता हूँ। तो उसने शायद 500 रुपये लगाए, उसको 2000 का प्रॉफिट हुआ। 2000। तो बड़ा खुश हुआ कि 2000 का प्रॉफिट हो गया मुझे। उसके बाद ना एक ही बार में उसके ना 2000 चले गए। तो उसको बड़ा टेंशन हो गया कि मेरे पास 2000 पूरे चले गए, मेरे 2000। वो ये नहीं सोच रहा है मेरे 100 ही रुपए थे, वो ये सोच रहा है मेरे 2000 थे, क्योंकि उसके पास आ चुके थे। तो वो क्या करता है, 500 ऐड करता है, 100 नहीं, अब 500, क्योंकि उसे 2000 चाहिए, और उसका भी लॉस हो जाता है। फिर वो सोचता है 2500 हो गए, तो वो अब 1000 रुपये ऐड करता है, उसको रिकवर करने के लिए डालते हैं। 1000 पे मान लो उसने 5000 6000 किए, प्रॉफिट भी हो गया।
तो उसके बाद वो अमाउंट आने के बाद ना वो ज़्यादा करेगा, उसको ना हैबिट बढ़ते जाती इन चीज़ों की, और उसकी हैबिट बढ़ते चली गई। एडिक्ट हो गया। हाँ, एडिक्ट हुआ, उसकी हैबिट बढ़ गई, फिर वो 10,000 का करने लगा, फिर 20,000 का, फिर लॉस हो गया, फिर उसने 10,000 उधार लिए। ऐसे करते करते 1-2 महीने के बाद ना वो लाख तक पहुंच गया, उसको भी नहीं पता चला। 100 रुपए जो खर्चा नहीं करता था वो 50,000 से लाख पे चला गया। और वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा देते देते एक साथ सब ले लेते हैं, ऐसा उनका पैटर्न होता है। और हर ह्यूमन ब्रेन जो साइकोलॉजी है और जो टेंडेंसी है वो ये है कि हमें ना ज़्यादा चाहिए। तो चाहे शेयर मार्केट हो और चाहे कोई भी चीज़ हो, हर जगह हम ज़्यादा चाहिए हमें। तो 1 लाख रुपए अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा या खेलूंगा तो उसके 2 लाख हो जाएंगे, तो एक साथ आ जाएंगे। ऐसा करते करते उस बच्चे ने लगभग 10 से 12 लाख रुपए वो हार गया, जिसमें उसने लोन भी लिया था उसने। लोन कैसे मिलता है कि अगर आपकी एक एज है, पैन कार्ड है आपके पास, उसके थ्रू पर्सनल लोन थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट से इस तरीके से ले लेते हैं। क्रेडिट कार्ड होता है पेरेंट्स का या उसका खुद का, उससे यूज़ कर लेते हैं, घर पर झूठ बोल बोल के। या फिर हाँ वो भी होता है। उसके बाद अपने दोस्त को बोलते हैं यार मुझे 50,000 दे दे, मैं तुझे दे दूंगा, या 10,000 दे दे। इधर उधर से करते करते सबसे लेने लगते हैं, कर्जा बढ़ाने लगते हैं। ये भी खत्म हो गया तो फिर वो ना इंटरेस्ट पे पैसा लेते हैं, ब्याज पे पैसा मिलता है मार्केट में, जो 10% 5% होता है। पुणे नासिक की मैं बात बता रहा हूँ जहाँ पे वो लड़का था, मुझे दिल्ली का नहीं पता, लेकिन हर जगह ये चीज़ तो होगी। तो इस तरीके से लेते लेते वो कर्जे में डूबते जाता है, और वो अपने ज़िंदगी में कभी, वो सिर्फ ये सोचता है खाली मैं अपने वो पैसे रिकवर कर लूँ जो मेरे गए हैं, अब तो बस इतना ही चाहिए। लेकिन वो रिकवर नहीं होते, जाते ही चले जाते हैं। हाँ, किसी दिन 10,000 के 30,000 हो गए तो बड़ा खुश हो जाता है वो। और ऐसे भी मैंने देखा, उसने ये भी बोला कि मैंने अपने दोस्तों को पार्टी दी, उनके साथ घूमा, उनके साथ इंजॉय किया। जब मैं जीतता था तो उनको पार्टी देता था, हारता था तो घर में अकेला बैठता था, डिप्रेशन में रहता था, मुझे समझ में नहीं आता था क्या करूं, मुझे बहुत पसीना आता था, मेरी हालत ख़राब हो जाती थी। ये सारी चीज़ें, मतलब मुझे तो सारा बताया ही है, तो मुझे इन चीज़ों के बारे में है कि मेरा मन नहीं लगता था किसी चीज़ में, कोई काम में मन नहीं लगता, मैं अकेले बैठता था, घर वालों से झगड़े करता था, ये सब मेरे साथ बहुत हुआ। फिर बाद में आखिरकार मैंने छोड़ दिया, और उसके बाद अभी वो उसने फिर से शुरू किया है। अभी मुझे पता चला उसके बारे में, उसके पेरेंट्स से बात हुई, घर वालों ने उसका 12 लाख रुपए का कर्जा खत्म कर दिया। उसके बाद भी 6 महीने बीत गए। 6 महीने बीतने के बाद उसके पास कुछ पैसे आए 20-30 हज़ार। उसने सोचा 20-30 हज़ार के 40 कर लेता हूँ, बंद कर दूंगा। बस तो बच्चों को ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, सब समझो, क्योंकि ना आप आखिरकार हारने ही वाले हो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब तक आप खेलोगे, मान लो जीत रहे हो, आज जीते आप, कल जीते, परसों जीते, तो आप उसके अगले दिन बंद नहीं करोगे। जीत रहे हो ना, पैसा आ रहा है ना, आप कैलकुलेशन करने लगते हो कि एक दिन में 3,000 आ रहे हैं तो महीने के तो हो गए 1 लाख, तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो आप चौथे दिन भी करोगे, 5वें दिन भी, तो जाएगा एक ही दिन। 5वें दिन जाए, 6वें दिन जाए, 7वें दिन जाए, जाएगा एक ही बार, सारा जाएगा। और हम वो ये जो गैम्बलिंग है छुटती कब है? जब आप हारते हो। जीतने पे कभी कोई छोड़ नहीं सकता, हारने पे ही छोड़ेगा, और ओवरऑल वो लास्ट में हारेगा ही। और कोई चीज़ आपको पैसा दे रही, प्रॉफिट दे रही, तो आप छोड़ोगे क्यों? कब छोड़ोगे? जब आपको लॉस देने लगेगी, जब आप पूरे तरीके से दिवालिया कंगाल हो जाओगे, तभी आप छोड़ोगे। आपके ऊपर लोगों का कर्जा, लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, क्रेडिट कार्ड वालों के फ़ोन कट कर रहे हो, लोन वालों के फ़ोन कट कर रहे हो, नहीं उठा रहे हो, आप परेशान हो, घर पे नहीं हो, भाग रहे हो इधर उधर से, कितनी तकलीफ होगी उस चीज़ की। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, और इसमें कोई फ़ायदा नहीं। मैं हर बच्चे से यही कहूँगा कि आप इन चीज़ों में मत पड़ो, ये आपका पूरा करियर ख़त्म कर सकती है, ज़िंदगी तक ख़त्म हो गई लोगों की। बहुत लोगों ने सुसाइड भी किया, ऐसे भी बच्चे मैंने न्यूज़ पढ़ी है बहुत सारी, जिन्होंने सुसाइड कर लिया। क्या ज़िंदगी थी, क्या पेरेंट्स के ऊपर क्या बीत रही होगी कि हमारा एक ही बच्चा था और उसने ये किया और उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, गलत रास्ते पे चला गया वो, तो वो पूरी ज़िंदगी कितने तकलीफ़ में रहेगी। इस चीज़ को सोचो। अपने पेरेंट्स से अगर आप प्यार करते हो तो ज़रूर इन चीज़ों को सोचना। हर साल सर 12 लाख के आसपास लोग सुसाइड करते हैं, जो गैम्बलिंग में अपना पैसा हार चुके हैं, उनके घर परिवार सब बिक चुके हैं, और 12 लाख लोग हर साल सुसाइड कर रहे हैं। ये तो सर क्या कहना है आपका इस पर? ये तो बहुत बड़ा नंबर है, मैंने सोचा भी नहीं था। 12 लाख लोग, मतलब कितना बड़ा नंबर है। और अगर इतने लोग कर रहे हैं तो सोचने वाली बात है कि आप क्यों बचोगे। वो लोग कर रहे हैं तो मैं नहीं चाहता किसी के ऊपर गलत समय आए, गलत कुछ हो। देखो, एक के सुसाइड करने से ना पूरा परिवार, अब 12 लाख सुसाइड करने का मतलब है लगभग
1 करोड़, मतलब एक घर में 4-5 लोग हैं तो 12 पंचे 60 लाख, 1 करोड़ का मैं अंदाज़ा बता रहा हूँ, 1 करोड़ लोगों का अफेक्ट हो रहा है ये चीज़, तो कितनी बड़ी बात है। तो इस वजह से मैं तो कहूँगा कि ये बहुत बड़ा नंबर है और बिल्कुल बच्चों को इस चीज़ से बचना चाहिए। खासकर मैं ये 11-12 के बच्चे नए होते हैं, वो ज़्यादा करते हैं इन चीज़ों को, मैं जानता भी हूँ ऐसे बच्चों को, मिल भी चुका हूँ, तो मैं मना करूँगा उन्हें ऐसा ना करें। और मैं ये भी कहूँगा स्कूल्स वालों को भी मैं ये चीज़ कहूँगा कि आप ना अपने बच्चों को एजुकेट करो, इन चीज़ों से बचाओ, आप डराओ उन्हें। क्या होता है, ये असर होता है ना, पीयर टू पीयर एक प्रेशर होता है बच्चों का, जैसे 4 बच्चों में एक लीडर होता है, ठीक है, और कॉलेज में होगा, स्कूल में होगा, एक बच्चा आगे चलता है, 2-3 उसके पीछे पीछे चलते हैं, ये पैटर्न होता है। हमारे टाइम पे भी मेरे पीछे 2 लोग चलते थे, तो मैं जैसा बोलता था वैसा होता था, क्योंकि मेरे पास उनसे ज़्यादा पैसे रहते थे, स्कूल में पैसे मिलते नहीं थे, मुझे 5-10 रुपये मिलते थे, तो मैं उसमें चॉकलेट ख़रीदता था, छोटा स्कूल की बात बता रहा हूँ। पॉपिंस करके एक आता था चॉकलेट गोल वाला, वो मैं ख़रीदता था, तो ये ले रे, तू एक ले ले, एक तू ले ले, ऐसे करके, तो वो साथ में रहते थे, उस समय का माहौल ऐसा था। तो जो मैं बोलता था वही करते थे, मैं बोलता था जाना उधर है तो उधर जाना है, मैंने बोल दिया इस बस से नहीं जाना है तो नहीं जाना है, दूसरी आएगी उसी से जाएंगे हम, तो वो मेरा चलता था उस हिसाब से। वैसे ना कॉलेज में, स्कूल में एक लीडर होता है, उसके पीछे 3-4 लोग घूमते हैं, वो जो बोलेगा वही होगा। 4 बच्चे सीधे हैं, एक ही टेढ़ा है, तो वो बोलेगा कि आज हमें ये ट्राई करना है, ये गेम खेलना है, और वो खेलेंगे, वो खेलेगा। और वहाँ पे तो दूसरा वो बोलेगा नहीं नहीं ये चीज़ तो गलत होती है, हम नहीं खेल सकते, तो बोलेगा तुझे ज़्यादा पता है क्या, मैंने बोला ना खेलना है तो खेलना है, मैं खेल रहा हूँ ना, ये देख मुझे कितना प्रॉफिट हुआ। या फिर जैसे ये ट्राई कर लो, स्मोक कर लो, या फिर ड्रिंक कर लो, तो मेन जो होता है ना, मेन वो लीडर, वो उसको सिखाता है, देखो मैंने किया कुछ नहीं, इसने बोल दिया नहीं मेरे मम्मी ने तो ड्रिंक करने को नहीं बोला है, तो अरे तू अभी भी दूध पीता है क्या, छोटा बच्चा है क्या तू अभी भी दूध पी रहा है क्या, देखो ये मम्मी का बच्चा आ गया, ऐसे भी बोलते हैं। तो ये चीज़ें हैं, और इस वजह से वो बच्चा पहली बार ट्राई करता है और वो फंस जाता है। तो मैं यही कहूँगा बच्चों से, आप इन दोस्तों से बचो जो आपको गलत चीज़ें सिखाते हैं। जैसे बोल दिया कि तुझे 1 गिलास पीना पड़ेगा, तुझे दोस्ती की कसम है, ऐसा भी होता है, तो उसे ये बोल देना कि तू मत पी, अगर तुझे मैं कसम देता हूँ, मतलब तुझे भी मेरी दोस्ती की कसम कि तू छोड़ दे ये चीज़, तू मत कर। देखते हैं दोस्ती कौन निभाता है, पीने वाला निभाएगा या तुम जिसको पिला रहे हो वो निभाएगा, पता चल जाएगा। अगर वो आपका दोस्त होगा तो वो नहीं पिएगा, और अगर आपका दोस्त नहीं होगा तो पीने ही वाला है। मतलब इसका ये है, वो पी रहा है मतलब वो आपका दोस्त नहीं है और आपको भी गलत रास्ते पे ले जा रहा है। तो एक फर्स्ट स्टेप से बचना है हमें, स्टार्ट करने से।